अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि तमाम जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और फंक्शंस का एक ख़ास पर्पस होता है कि बेसिकली आपके प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच है। तो बजाय इसके कि सारे कोड आप एक ही फंक्शन के अंदर लिखें, आप उसके डिफरेंट फंक्शंस बना लेते हैं और हर फंक्शन जो है वो डिफरेंट किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए जो प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूल बेस हो जाता है, यानी वो हर फंक्शन जो है एक अलग अलग मॉड्यूल के तौर पे काम करता है। इसके फ़ायदा ये है कि एक तो डीबगिंग आसान होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक टास्क सही परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है जो उसका रिस्पेक्टिव फंक्शन है, आप उसके अंदर उसकी जो सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर है वो आप उसमें फाइंड करते हैं। सारे कोड को आपको डीबग नहीं करना पड़ता। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि रीयूजेबिलिटी है। आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने वो 4-5 लाइनें जो भी हैं वो लिख दी। अब उस फंक्शन को आप 10 दफ़ा कॉल करें, तो हर जगह पे आपको लाइनें नहीं लिखनी पड़ती हैं, जस्ट फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन की जो स्टेटमेंट है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो इसमें वो जो आपका कोड है वो आपका मैनेजेबल बन जाता है और उसको मॉडिफाई करना या उसको डीबग करना भी हमारे लिए ईज़ी बन जाता है। 2 तरह के हमारे पास जो है वो फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। आपने भी इसमें इस्तेमाल किए हैं, जैसे प्रिंट का हमारा फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है, लेंथ फाइंड करनी है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शन है, लाइक मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड करना। तो ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। उसकी बॉडी, उसकी स्टेटमेंट सब डिफाइन होती है, जस्ट आपको उसको कॉल करना होता है। अच्छा, अब जैसे प्रिंट वगैरह फंक्शन है, तो ये तो आपके बगैर किसी फाइल को इंपोर्ट किए, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको रिस्पेक्टिव जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके वो सी के अंदर हम इंक्लूड किया करते थे, तो जावा के अंदर इंपोर्ट किया करते थे पैकेजेस को, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव फंक्शन, रिस्पेक्टिव जो हमारी क्लास है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन जो कि आपका यूज़र जो है वो खुद क्रिएट करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करता है, उसको डिफाइन भी खुद करेगा और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल भी अपने हिसाब से करेगा। तो फंक्शन का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो क्या है कि जी, सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं और डिफाइन फंक्शन को एक ही टाइम करते हैं। उसके बाद आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं और यू कैन कॉल अ फंक्शन मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिखाया गया कि ये फंक्शन है, उसको डिफाइन किया गया, ये वाला जो डॉटेड एरिया है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल कोड है उसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया। जब कॉल करेंगे तो कॉल इस फंक्शन पे चली जाएगी और ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर नॉर्मल जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चलेगा। अब ये जो फंक्शन कॉल है ये मोर देन वन टाइम हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ये कंडीशनल भी हो सकती है, मतलब किसी इफ एल्स के अंदर भी लग सकती है, अदर देन इफ एल्स भी लग सकती है, लूप में भी हो सकती है, या सिंपल जो फ्लो है उसमें भी आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, तो हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो है डीएफ, डेफ का। डेफ मतलब फॉर डिफाइन। सो पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डीएफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड कॉलन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें डीएफ है, आगे फंक्शन का नेम है और उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर दिए जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉलन होता है। और ये जो स्टेटमेंट होती है इसको हम फंक्शन का हेडर कहते हैं। और उसके बाद फिर फंक्शन की उसमें स्टेटमेंट आ जाती हैं जिसको हम कह देते हैं कि हमारे पास फंक्शन की बॉडी है। तो बेसिकली जो बॉडी है उसमें वो स्टेटमेंट लिखी जाती हैं जो एग्जीक्यूट होंगी जब हम किसी भी रिस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल करेंगे। नीचे एग्जाम्पल है। डीएफ ब्लू में है तो इसका मतलब एक कीवर्ड है। नॉर्मली जो आपके आईडीज़ हैं पाइथन के, वो और भी लैंग्वेजेस के, वो जो कीवर्ड्स हैं उनको वो कलर्ड कर देते हैं। आम अगर सपोज करें ब्लैक टेक्स्ट चल रहा है तो वो उसको डीएफ जो कीवर्ड्स हैं उनको ब्लू या किसी और कलर से कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमारा कीवर्ड है। डीएफ हमारा कीवर्ड हो गया, माई फंक्शन हमारा फंक्शन का नाम हो गया, पैरेंथेसिस आ गए और उसके बाद कॉलन आ गया।
दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन हेडर, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट। और ये जो कि पैरामीटर एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर जीरो आर्गुमेंट है। हर आपको ये भी पता है कि हर फंक्शन के साथ 0, 1 और मोर देन 1 आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का फंक्शन बनाया है। उसके बाद इसके अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट है, और प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन के आपने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी जिसको हम फंक्शन की बॉडी कहेंगे। फंक्शन की बॉडी में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, और एंड में हमारे पास एक रिटर्न स्टेट भी हो सकती है, अगेन दैट इज़ ऑप्शनल। अच्छा, इंडेंटेशन के हवाले से फंक्शन हेडर जो है वो जीरो इंडेंटेशन पे है या फर्स्ट इंडेंटेशन पे है, और जो हमारे पास फंक्शन की बॉडी है वो एक टैब आगे है, ठीक है। तो मतलब आप अगर आप इसको फर्स्ट इंडेंट मान रहे हैं तो इसको ये वन इंडेंटेशन पे आ गई, या आप यूँ समझ लें कि वो चार हमारे पास स्पेस दे के हमें इसको आगे लिखना पड़ेगा। तो तमाम जो बॉडी की स्टेटमेंट है वो हमारी फंक्शन का जो हेडर है उससे एक इंडेंट राइट साइड पे होगी, ठीक है। तो ये हमारा वो ब्लॉक बन जाएगा, जिस तरह वो हमने कहा था ना इफ़ के अंदर भी है कि इफ़ हम लगाते हैं, फिर इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आगे चली जाती हैं, फिर एल्स है, फिर एल्स के आगे जो स्टेटमेंट है वो आगे चली जाती हैं, अगली इंडेंटेशन में चली जाती हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के लिए भी ट्रू हो जाएगा। फंक्शन को डिफाइन करने के रूल्स जो हैं, कीवर्ड डिफाइन दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, ठीक है। डी एफ से उसे पता चल जाएगा कि हम कोई फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। फंक्शन नेम हैज़ टू बी यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन, उसका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। फंक्शन नेमिंग फॉलोज द सेम रूल्स ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर इन द पाइथन। तो जो आइडेंटिफायर मतलब लाइक जो वेरिएबल्स हैं उनको जो डिफाइन करने के रूल्स हैं वही जो रूल्स हैं वो आपके फंक्शन के हो सकते हैं। उसमें कंडीशन ये है कि जी कोई वो कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, और उसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ हैं वो मतलब अल्फ़ाबेटिक हो सकती हैं और अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकती हैं, और दरमियान में जो है वो अंडरस्कोर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये हमारे पास जनरल रूल होते हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर या आर्गुमेंट होती है विच वी पास वैल्यू टू द फंक्शन, अगेन दे आर ऑप्शनल, और उनकी तादाद भी जो है वो फिक्स नहीं है, वो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है। कॉलन है हमारे पास एक टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, एक फंक्शन को एंड करने के लिए कॉलन आता है। इसके अंदर पाइथन में जो भी हेडर्स आते हैं या जो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे वो फंक्शन का हेडर है, चाहे वो आपकी इफ़ की स्टेटमेंट है, चाहे वो आपका फॉर लूप है, इन सब के आखिर में कॉलन प्लेस किया जाता है। उसके बाद वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू और एक्सप्रेशन फ्रॉम द फंक्शन। जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल होती है, बाज़ दफ़ा फंक्शन में हमें देनी देते हैं और बाज़ दफ़ा हम फंक्शन से नहीं देते। अगर हमने कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करवाना है तो फिर हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अगर कोई वैल्यू हमने रिटर्न नहीं करवानी और जस्ट फंक्शन ने जाके अपना एक काम करना है, उसे कोई प्रिंट करवाना है या जो भी कोई और कैलकुलेशन करनी है और रिटर्न कुछ नहीं करवाना, तो फिर हमें रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन के जनरल रूल होते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करके दिखाया गया है कि आपने एक फंक्शन बनाया है डेफ माई फंक्शन में जीरो आर्गुमेंट है, जीरो पैरामीटर है, उसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट है, और फिर आप जाके आगे जाके कोड में ई फंक्शन माई फंक्शन के नाम से इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफाइन इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन समझ चुके ये उसको यूँ समझ लें अब बेहतर है कि ये जो आपकी डेफ की इन एक फंक्शन का जो हेडर है इसकी जो इंडेंटेशन है और जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसकी जो इंडेंटेशन है ये सेम लेवल पे है, लेकिन जो फंक्शन की बॉडी है उसकी जो इंडेंटेशन है वो एक स्टेप आगे है, एक स्टेप राइट के ऊपर है। तो ये अगर बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी तो वो सारी स्टेटमेंट इसी प्रिंट के नीचे आती जाएंगी, और उसके बाद जब नेक्स्ट फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो वो वापस आप दोबारा लेफ्ट इंडेंटेशन पर चले जाएंगे। तो यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल इसमें ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद इस स्टेटमेंट को रन करेगा, और रन करने के बाद इस माई फंक्शन से आगे जो अगर कोई स्टेटमेंट है उस पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। Arguments or parameter, the information can be passed into the function in the form of arguments, ठीक है। आपने अगर कोई फंक्शन को वैल्यू सेंड करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो वो आप इन द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट्स करेंगे। आर्गूमेंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें जा सकती हैं। सिंपल आर्गूमेंट्स ये हो सकते हैं कि कोई वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट वैल्यू जा रही है। उसके अलावा आप फंक्शन में एज ए कोई पास दे सकते हैं किसी फाइल का, आप कोई फाइल का नेम दे सकते हैं, डायरेक्टरी दे सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल हैं उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका कोई पाथ दे सकते हैं।
या फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फाइल दे सकते हैं, कोई लिस्ट दे सकते हैं, कोई टुपल दे सकते हैं, कोई डिक्शनरी दे सकते हैं। ये सारे लिस्ट, डिक्शनरी और टुपल जो है वो हमारे पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। तो उसका मतलब है कि पाइथन के जो फंक्शन है उसके जो आर्गूमेंट है उसके अंदर सिंपल वेरिएबल से लेके जो हमारे कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या कलेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, उसके अलावा डिक्शनरी है और फाइल है, ये सब उसमें एज ए आर्गूमेंट पास किया जा सकता है। ठीक है जी। आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। फंक्शन कैन हैव जीरो और एज मेनी एज आर्गुमेंट यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। तो अगर आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट है तो आपको उसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है जिसमें डिफाइन एक फंक्शन है, उसके अंदर हमारे पास ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग के अंदर जो है वो ग्रीटिंग का फंक्शन का नाम ग्रीटिंग्स है और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट एस हमने एज पैरामीटर सेंड किया कॉलन फंक्शन का हेडर एंड करने के लिए। उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट है ग्रीटिंग्स टू एस। अब एस में जो भी वैल्यू होगी तो मैसेज है ग्रीटिंग्स टू दैट पर्सन। और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे ग्रीटिंग्स अली के साथ इसको कॉल किया तो बेसिकली क्या होगा कि अली जो है, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं ग्रीटिंग्स को और एज ए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं अली। अली एक स्ट्रिंग है बेसिकली हमारा, डबल कोट में है। आपको पता है कि पाइथन में जो डबल कोट में चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो ये जो अली है ये जाएगा और ये किस में स्टोर हो जाएगा, एस में स्टोर हो जाएगा। यानी एस जो है वो अली को कैश कर लेगा, या यहाँ से हमने ग्रीटिंग का फंक्शन कॉल किया और साथ एज ए आर्गुमेंट हमने अली भेजा और वो अली जो है वो एस में चला जाएगा। तो जब फंक्शन के अंदर हम जाके इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो हम वहाँ लिख रहे हैं ग्रीटिंग्स टू एस और एस की जगह पे फिर क्या आ जाएगा अली, तो आउटपुट आ जाएगी ग्रीटिंग्स टू अली। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आर्गुमेंट है। एक दूसरा फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट है हमारे पास ए कॉमा बी, चूँकि दो हैं तो इसलिए हमने कॉमा से उनको सेपरेट किया है। प्रिंट क्या कर रहे हैं जी, सम इज आगे आगे ए प्लस बी एक्सप्रेशन है हमारे पास। और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम इसमें दो वैल्यूज भेज रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर वैल्यू 5, 10। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट में चली जाएगी, यानी ए में 5 चला जाएगा। सेकंड वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट में चली जाएगी, बी में 10 चला जाएगा। और ए में 5 है, बी में 10 है, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्सप्रेशन है, ये सॉल्व होगा पहले। तो ए प्लस बी पहले 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। तो आउटपुट में आ जाएगा कि सम इज 15। ठीक है, आउटपुट यहाँ 15 लिखी हुई है, वैसे मतलब कंप्लीट आउटपुट जो होगी वो ऐसी होगी, सम इज 15। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सम इज 15। इस तरीके से हमारे पास जो है ये फंक्शन काम करेगा। ठीक हो गया। अनदर एग्जांपल, एक फंक्शन है, उसको नाम ही हमने दिया स्वैप। स्वैप का मतलब होता है वैल्यू चेंज कर देना। इसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट है, एक्स कॉमा वाई। और अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, ये तो हमारी फंक्शन की बॉडी है और ये हमारा जनरल कोड है। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। आपने फंक्शन को कॉल किया स्वैप एक्स कॉमा वाई। तो एक्स के अंदर वैल्यू है आपके पास 2, वाई के अंदर वैल्यू है 3। तो आप जब यहाँ से वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो एक्स में 2 भेज रहे हैं, वाई में 3 भेज रहे हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पे भी एक्स में 2, वाई में 3 चली जाएंगी। वहाँ पे आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प, एक्स की वैल्यू टेम्प में स्टोर करवाई, वाई की वैल्यू एक्स में और टेम्प की वैल्यू वाई में। उसका मतलब है आपने एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या चेंज कर दिया। और उसके बाद जब आप फंक्शन को कॉल प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई, तो प्रिंट एक्स के अंदर जो है वो आपको कॉल कर रहा है प्रिंट करके देगा 3 और वाई के अंदर वो आपको प्रिंट करके देगा 2। क्यों 2 कर रहा है, क्योंकि एक्स में ओरिजिनली तो 2 था, लेकिन बेसिकली जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन ने वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया, चेंज कर दिया। और अब आपके पास जो है वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई और अब आपके पास जो है वो एक्स में जो है वो बेसिकली 3 आ जाएगा और वाई में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक फंक्शन के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया या स्वैप कर दिया। चलिए, उसके बाद हमारे पास रिटर्न का स्टेटमेंट है कि हम वैल्यूज़ को रिटर्न कैसे करवा सकते हैं। टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू वी यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। एग्जांपल 1 है जी, डिफाइन माय फंक्शन और उसके बाद आपने लिखा x एज आर्गुमेंट है और रिटर्न 5 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो अब जो भी x में वैल्यू होगी उसको वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा और वो रिटर्न कर देगा। आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर भी फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि प्रिंट की फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया। तो प्रिंट माय फंक्शन 3
तो प्रिंट के अंदर माई फंक्शन आया और माई फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हमने क्या सेंड किया 3, तो इसका मतलब है एक्स में क्या जाएगा 3 जाएगा। तो एक्स में जब 3 जाएगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 15। तो जब वो 15 रिटर्न करवाएगा तो अब ये जो 15 रिटर्न होगा यहाँ से, ये इस पूरे फंक्शन की जगह प्रिंट में जो ये माई फंक्शन 3 है इस सब की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 15 रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी प्रिंट 15 और वो 15 को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से माई फंक्शन आपने कॉल किया 6 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो जाएगा और वो माई फंक्शन की जगह पे क्या आपके पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो यानी यहाँ पे माई फंक्शन जो है वो आपने उसे प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कॉल किया और वहाँ से फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाई और वो वैल्यू जो है वो इस फंक्शन को रिप्लेस कर देगी और प्रिंट की स्टेटमेंट में जो भी रिटर्न हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 है, इसके अंदर स्क्वायर कैलकुलेट किया, फंक्शन है उसका स्क्वायर एक्स, आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा और रिटर्न जो है वो आंसर है। तो यहाँ पे उसने रिटर्न में 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी रिटर्न में एक एक्सप्रेशन लिखा था, जबकि यहाँ पे रिटर्न में क्या एक वेरिएबल लिख रहा है और वेरिएबल जो है वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर एक्स के, तो यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स के तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। आपने कॉल किया a इज इक्वल टू स्क्वायर 7, ठीक है। अब फंक्शन जो है आपने कॉल किया है और राइट साइड पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है और उसके लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेशन है और एक वेरिएबल है। तो बेसिकली होगा क्या कि स्क्वायर 7 जो फंक्शन है हमारा, इससे जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर 7 की जगह पे और वो वैल्यू वो असाइन हो जाएगी किसको, a को असाइन हो जाएगी जो कि हमारा एक वेरिएबल है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे 7 के साथ तो स्क्वायर एक्स में 7 आ जाएगा और 7 में आने का मतलब ये हुआ कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर में 49 आ जाएगा। आंसर को रिटर्न करवाएगा तो वो 49 रिटर्न होगा और वो 49 स्क्वायर 7 की जगह आएगा और स्क्वायर 7 a इज इक्वल टू 49 बन जाएगा। और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा a इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसके अंदर इवन ऑड का फंक्शन है, जिसमें उसने कहा जी ए हमारे पास एक नंबर है और हम ए को डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर देता है। तो इवन नंबर अगर होगा तो उसका जो रिमाइंडर है मॉडुलस है 2 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो मॉडुलस है वो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, तो उसका मतलब है वो नंबर इवन है। और अगर हमारे पास जो मॉडुलस लगाने के बाद रिमाइंडर या मॉडुलस के बाद जो आंसर है वो 1 आता है तो उसका मतलब है नंबर हमारा ऑड है। तो आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इवन ऑड, आपने 7 को आर्गुमेंट सेंड किया, ए में 7 आ गया, ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इफ की स्टेटमेंट लगी हुई है। तो अगर अब चूंकि 7 मॉडुलस 2 आंसर 0 नहीं है बल्कि क्या है 1 है, तो इसका मतलब है इफ़ की स्टेटमेंट जो हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम किस में चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। और एल्स में जाने के बाद ये यहाँ पे सॉरी ये इंडेंटेशन नहीं थी हमारी, इसको आगे कर लें। तो इफ़ की जगह जो है वो सॉरी इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाने के बाद हम क्या कर देंगे रिटर्न 1, और रिटर्न 1 का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 0 फॉर इवन और 1 फॉर ऑड। अच्छा, फिर हमारे पास होते हैं जब फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल का स्कोप हो जाता है। तो स्कोप दो तरह के बन जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी एंड हैव अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है, जो किसी फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन किए जाते हैं और उनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। जबकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और उनका स्कोप जो होता है वो विद इन दैट फंक्शन होता है, यानी वो उससे ज़्यादा आगे फंक्शन के अंदर तो वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन से बाहर आप उसको फंक्शन की बॉडी से बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसकी एग्जांपल है कि आपके पास एक वेरिएबल है टोटल, उसको आपने 0 रखा, दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, चूँकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। फिर आपने एक फंक्शन शुरू कर दिया डेफिनेशन और सम इज इक्वल टू आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2, उसके बाद टोटल इज इक्वल टू आर्गुमेंट 1 प्लस आर्गुमेंट 2। अब यहाँ पे एक और टोटल आपने कैलकुलेट किया है, ये जो टोटल है ये हमारा लोकल है क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है, जबकि ये जो टोटल है ये हमारा ग्लोबल है क्योंकि ये हमारा किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं है। फिर आप यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे करते हैं इसको। हाँ, तो प्रिंट लिखेंगे तो प्रिंट में है इनसाइड द फंक्शन, तो आप प्रिंट के अंदर अगर आप टोटल प्रिंट करवाएंगे तो जो आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 का सम है वो डिस्प्ले कर देगा।
ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो रिटर्न करवाएंगे वही वैल्यू आपको रिटर्न करवा देगा। आप सपोज करें आपने इस फंक्शन को कॉल किया है सम को 10 और 20 के साथ, तो आर्ग्यूमेंट 1 में 10 है और आर्ग्यूमेंट 2 में 20 है, तो 10 प्लस 20 हमारे पास क्या आ गया 30, टोटल में 30 आ गया। अब जब आप प्रिंट कराएंगे इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल इज इक्वल टू 30 और रिटर्न टोटल करवाएंगे तो 30 ही रिटर्न करवाएगा और ये रिटर्न जो है वो हमारे पास आएगा। लेकिन अगर इस फंक्शन के बाद आप प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल और टोटल को डिस्प्ले करवाएं, तो हालांकि ये तो हमें यहाँ से 30 रिटर्न करवा रहा है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो जीरो आउटपुट आ रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है? ये है कि यहाँ इस प्रिंट के अंदर जो आप फंक्शन ये यूज़ कर रहे हैं टोटल वेरिएबल, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये जो टोटल था जिसके अंदर 30 था, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर था इन 3 स्टेटमेंट में। लेकिन इससे बाहर जो हमारे पास जो वो है, जो रिज़ल्ट है या जो टोटल की वैल्यू है वो ये है जो कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल में थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो आपको आउटपुट में ग्लोबल टोटल को प्रिंट करवाएगा और ग्लोबल टोटल में चूँकि वैल्यू 0 है, लिहाज़ा वो आपको 0 डिस्प्ले करवा देगा। ये जी बेसिक इंट्रोडक्शन था फंक्शन के हवाले से। इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी है आपकी? कोई सवाल पूछना चाहते हो? कुछ ना समझ आया हो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अगर हम अपनी बुक में जाएँ तो उसका ये चैप्टर नंबर 4 है, उसमें उसने बिल्ट इन फंक्शन के मुतालिक बता रखा है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन गिव अस द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है? लिस्ट अभी हमने चूँकि नहीं पढ़ी, लिस्ट को आप समझ लें कि एक एरे होता है बेसिकली और उसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर एक लिस्ट में 8-10 वैल्यू हैं और आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन-सी है और मिनिमम वैल्यू कौन-सी है, तो आप उसके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन लगा के उसमें दिस एज़ अ आर्गुमेंट सेंड कर देंगे, तो वो आपको जो है वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ला के दे देगा। ठीक है? इसी तरीके से हमने कहा था कि लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है किसी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग ऐसे ही BWP, तो उसके अंदर उसकी जो लेंथ है वो 3 है बेसिकली। तो उसके लिए len का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये len हेलो वर्ल्ड है, तो ये हेलो और वर्ल्ड और स्पेस एक कैरेक्टर को काउंट करके बता देगा कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 11 कैरेक्टर्स। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन अब बिल्कुल सिंपल है, जैसे इनपुट है, प्रिंट है, लेंथ है, इसके लिए तो आपको कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर बिल्ट इन फंक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी या पैकेज का हिस्सा है, तो फिर वो आपको रिस्पेक्टिव जो लाइब्रेरी पैकेज है उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल दी होगी अलेवन, हाँ देखिए ये है रैंडम नंबर की, कि आपने अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए उसने आपको एक स्टेटमेंट क्या लिखी है, इम्पोर्ट रैंडम नंबर्स, ठीक है, इम्पोर्ट रैंडम। तो द फंक्शन रैंडम रिटर्न द रैंडम फ्लोट बिटवीन 0.0 and 1.0 इंक्लूडिंग 0.0 but not 1.0 each time you call a random you get the next number in a long series to see a sample run this loop। तो ये हमारे पास जो है वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0.0 से 1 के दरमियान, जबकि इसमें 0.0 कुछ शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक लूप लगाया फॉर आई रेंज 10, यानी इसको 10 टाइम लूप को चलाएगा और उसके बाद वो कह रहेगा x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। ठीक हो गया। अब रैंडम जो है वो हमारा एक पैकेज है बेसिकली, ठीक है, और ये पैकेज जो है वो यानी कि जो रैंडम फंक्शन है, दो रैंडम है बेसिकली इसके अंदर, एक ये रैंडम ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन जो है वो इस रैंडम के अंदर डिफाइन किया गया और रैंडम जो है वो हमारा एक पैकेज है। तो आपने पहले इंपोर्ट किया रैंडम मॉड्यूल, एक उसको समझ लें आप, इसको आपने इंपोर्ट किया रैंडम को और उसके अंदर जो फंक्शन है रैंडम पैरेंथेसिस उसको आपने कॉल किया और ये 10 दफ़ा कॉल करेंगे और हर दफ़ा फिर आप उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये उसने रन किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। आप इसी को रन करेंगे तो आपकी आउटपुट डिफरेंट आएगी। उसकी रीज़न ये होती है कि जो रैंडम नंबर होता है वो एक सीरीज़ में नहीं जनरेट करता, बल्कि वो रैंडमली नंबर जनरेट करने की कोशिश करता है, यानी उसके जो इनिशियल वैल्यू वो चेंज कर देता है और उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये इसने 10 जो है वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर दिए। तो आपने अक्सर सुना होता है ना कि वो कंप्यूटराइज़ कुरानंदाज़ी हो रही है। तो वो कंप्यूटराइज़ कुरानंदाज़ी ऐसी ही होती है कि उसके अंदर जो एक रैंडम नंबर बेसिकली जनरेट करते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन करके उसको जो आपके डिज़ायर्ड होता है इनपुट, वैलिड इनपुट उसके रेंज में ले आते हैं और उसके बाद वो असाइन हो जाता है किसी एक, यानी कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था उससे कोई एक वैल्यू जनरेट हो जाती है और हम कहते हैं ये बंदा जो है या ये एप्लीकेंट जो है वो सक्सेसफुल।
अच्छा जी, इसी तरीके से उसने कहा पाइथन एज अ मैथ मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द फैमिलियर मैथमेटिकल फंक्शन, बिफोर वी कैन यूज दिस मॉड्यूल वी हैव टू इम्पोर्ट इट, तो इम्पोर्ट मैथ हमें लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम जो मैथ के बिल्ट इन फंक्शन हैं हम वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसमें उसने डिफरेंट कर रखे हैं कि जी हमारे पास कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रिंग हैंडलिंग के हवाले से अलग हैं, फाइल हैंडलिंग के हवाले से अलग हैं, डिक्शनरी टपल्स और लिस्ट के हवाले से अलग हैं और बहुत सारे हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उसने ये बता रखा है जी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इसमें पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन की स्टेटमेंट होंगी, फिर फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो कंट्रोल फंक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर फंक्शन की बॉडी को वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके एट द एंड जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी हमारे पास। फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं उसने वो बता रखा है, क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन गिवन अपॉर्चुनिटी टू नेम अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच मेक्स योर प्रोग्राम ईजियर टू रीड, अंडरस्टैंड और डीबग। आपके प्रोग्राम को रीड करना, डीबग करना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस कैन मेक अ प्रोग्राम स्मॉलर बाय एलिमिनेटिंग रिपीटेटिव कोड। अगर एक ही काम आपको 6 दफ़ा करना है तो बजाय इसके कि वो 6 दफ़ा वो लाइनें बार-बार लिखें, आप उसका एक फंक्शन बना लें और जब भी आपने उसको कॉल करना है, जब भी आपने उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, आप सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करें और वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। Dividing a long program into function allow you to debug the parts one at a time and then assemble them into a working whole। ये डिबगिंग आसान हो जाती है क्योंकि बजाय इसके कि अगर आपके पास कोई एरर है, आप ये पूरे प्रोग्राम में एरर ढूंढें, आप रिस्पेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है वो जो हमारा कंपोनेंट है उसको चेक करेंगे कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और वन बाय वन सारे कंपोनेंट चेक करें और फिर आप उसमें उनको इंटीग्रेट कर दें या कंबाइन कर दें। और well designed functions are often useful for many programs. Once you write a program and debug, you can reuse it। कोई बात है कि एक फंक्शन को आप जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कोड में इस्तेमाल करें, आप मल्टीपल कोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस फिर आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब हाई लेवल जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो ये काम भी हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जी एक बेसिक सा आइडिया था हमारे पास फंक्शन के हवाले से। आई होप कि सिंपल है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ना कर सकें। अच्छा जी, जिन लोगों ने एक तो वो पाइथन कर लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तो आप सिंपल गूगल पे जाके अगर आप पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर लिखेंगे ना तो तब भी आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। पहला दूसरा लिंक को लें, एक प्रोग्राम इज़ डॉट कॉम है, तो उसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास एक एडिटर विंडो आ जाएगी, राइट साइड पे आपके पास जो है वो एक आउटपुट विंडो शेल आ जाएगा। अपना कोड लेफ्ट वाली पे लिखें और रन का बटन होगा, क्लिक क्लिक करें, राइट साइड पे आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो अगर किसी का अभी भी प्रॉब्लम है आईडी के हवाले से कि इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप यहाँ कर लें, नहीं तो पाइथन इंस्टॉल हो गया तो फिर आप वहाँ पे कर लें, क्योंकि पाइथन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको सपोर्ट मिल जाती है काफ़ी हद तक। मतलब वो ऑटो फिलिंग करना शुरू कर देता है, तो उससे आपको बाद दफ़ा जो है चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और थोड़ा-सा जो उनकी एरर है वो जो एरर का जो मैसेज है वो थोड़ा-सा बेहतर होता है। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास पाइथन है तो वहाँ पे करें, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन के ऊपर भी उस काम करके अपना कोडिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई सवाल फिक्शन के हवाले से कुछ पूछना है आपने? एक दो सर एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बाद सर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपसे करेंगे। ठीक है, एग्जांपल कर लें और बल्कि कोशिश ये क्या करें कि ना आप लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं या उससे लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं? सर मोबाइल। मोबाइल से कनेक्ट होता है। अच्छा। चलें बेहतर है कि अगर आप लैपटॉप से कर लें, तो उसमें ये होगा कि साथ-साथ अगर बेशक कोडिंग करनी है तो आप साथ-साथ ही उसको कोड करके चेक कर लिया करें। तो उसमें ये कि मतलब उधर से देखा कोड और उसके बाद जो है वहीं पे उसको लिख लिया। सिंपल कोड है, तो उसमें ये है कि वो चीज़ें जो है वहीं पे ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी, रिफ़ाइन हो जाएँगी। नहीं तो अदरवाइज़ फिर आप बाद में उसको फिर कोड करके देख लें कि किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने मेरे ख़्याल आपको वेबसाइट बताई थी, एक W3 स्कूल है, ट्यूटोरियल पॉइंट है, गीक्स फॉर गीक्स है, इस तरह की और भी काफ़ी सारी हैं। ये वेबसाइट हैं तो इसके ऊपर आप जाके जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे आप आज फंक्शन का टॉपिक है तो पाइथन में और फिर पाइथन के फंक्शन के टॉपिक को आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिल जाता है और बड़ा मतलब कंसाइज़ करके लिखा हुआ होता है उन्होंने ना, समरी और बुलेट्स फॉर्म में और टेबल फॉर्म में लिखा होता है। तो बुक में थोड़ा डिटेल ज़्यादा होती है, डिस्कशन के मोड में होती है बुक, जबकि वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने ज़रा कंसाइज़ फॉर्म में टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर एक ओवरव्यू लेना है आपने तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इन डेप्थ डिस्कशन करनी है तो वो फिर आपको खुद
पढ़नी चाहिए। तो बुक के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, जो अदरवाइज़ वहाँ पे मेंशन नहीं होंगी, वो बुक के अंदर होती हैं, वो फिर आपको वहाँ से समझ आएँगी। वो बेहतर यही होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए आप उसको मल्टीपल सोर्सेज़ से पढ़ें। किसी एक बुक के ऊपर या एक ही वेबसाइट पे डिपेंड ना करें, बल्कि आपसे डिफरेंट बुक से या डिफरेंट साइट से पढ़ें, ताकि ये कि आपका जो टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर छोटी सी एक्सरसाइज भी दी हुई होगी, इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लिया करें, ठीक है? मतलब ये तो उसने आउटपुट पूछ रखी है कि आउटपुट क्या होगी, और यहाँ पे है जी, रीराइट योर पेज कंप्यूटेशन विद टाइम एंड हाफ फॉर ओवर टाइम एंड क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड कंप्यूट पे व्हिच टेक्स टू पैरामीटर आवर्स एंड रेट, और उसके बाद फिर वो आपकी पे कैलकुलेट करेगा। मतलब एक फंक्शन बनाना है जिसमें वो आपसे 2 आर्गुमेंट लेगा, जिसके अंदर आप आवर्स और रेट, कितना आवर्स काम किया, कितना रेट है, और एंटर आवर्स से जी 45 और रेट है 10, तो उसने कहा जी आपका जो वो है वो 475 बना। अब 4 एंड विद टाइम एंड हाफ फॉर ओवर टाइम, ठीक है जी। तो उसमें उसने कहा है कि जी ओवर टाइम कैलकुलेट होगा, मतलब 45 घंटे हैं तो उसमें से 40 घंटे जो है वो आपका रेगुलर टाइम है और 5 घंटे जो आपका ओवर टाइम है। तो जो ओवर टाइम का जो रेट है, वो जो एक्चुअल रेट है उसका वो 1 एंड हाफ हो जाएगा। यानी अगर एक्चुअल रेट 10 है तो वो 15 हो जाएगा। तो आपने कैलकुलेट करना है, यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, यानी उससे पूछना है कि कितने घंटे काम किया और जो रेट है वो कितनी। उसके बाद ओवर टाइम का आपको पता होना चाहिए कि मतलब पहले से डिफाइंड होगा कि जी इतना टाइम जो है वो 8, मतलब नॉर्मली 8 आवर्स पर डे कहा जाता है, और 5 डेज़ अ वीक होता है, तो मतलब 40 आवर्स पर वीक होता है। तो वो 40 आवर्स से ऊपर जितना भी टाइम होगा वो ओवर टाइम होगा, और उसको फिर आप जो है वो ज़्यादा रेट से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करेंगे और आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा। इसका एक छोटा-सा फंक्शन लिख लें। फिर एक फंक्शन है जी, रीराइट द ग्रेड प्रोग्राम फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर यूजिंग फंक्शन कॉल्ड ग्रेड दैट टेक्स स्कोर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न द ग्रेड एज अ स्ट्रिंग। वही है कि आपका स्कोर आपने दिया है, ये पॉइंट की शक्ल में, लाइक जीपीए की तरह है। अगर 0.6 से लेस है तो एफ है, अदरवाइज ये है तो फिर ये है, और 0.9 है तो हमारे पास ये है। एंटर स्कोर 0.95 तो उसने कहा जी ए है, और एंटर स्कोर परफेक्ट, इनपुट वैलिड नहीं है तो उसने कह दिया बैड स्कोर। 10.0 है वो भी आउट ऑफ रेंज, वो भी 0। वैलिड है तो उसके लिए वो आपको ग्रेड दे देगा, इनवैलिड है तो आपको मैसेज दे देगा कि आपकी इनपुट है वो इनवैलिड है। ठीक है जी, हाँ इसको फिर अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले उसमें अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, हाँ रिकॉर्डेड हुआ है, तो ये मैं आपको जो है ना इसका लिंक भेज दूँगा, यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ पे उसको अपलोड करके उसका लिंक भेज दूँगा आपको। जो लोगों ने नहीं अटेंड किया या बाद में आप सुनना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ से अटेम्प्ट कर दोबारा से उसको देख लेंगे, ठीक है? कोई क्यूरी है या नहीं, तो फिर हम इसको क्लोज करें। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। No, sir. Okay. चलें ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है वो डे आफ्टर टुमारो एट 2 PM, ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।